आई गेस अगस्त के लगभग माय मदर वाज डिटेक्टेड विद कैंसर। फिर अक्टूबर में शी पास्ड अवे एंड इस दौरान पापा ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। 26 दिसंबर को प्रीलिम्स होना था। एक स्टेयर केस में एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था, सो उसे मैंने अपना स्टडी रूम बना लिया था। वो क्लियर हो गया प्रीलिम्स मेरा। मैंने अपने मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन की। फिर फरवरी में इंटरव्यू था। जब 1 अप्रैल को रिजल्ट आया, 0.34 मार्क्स से मैं रह गई थी। डिसअपॉइंटेड थी, बट फिर ये था कि चलो ठोकर खा के उठना तो है ही। FCI की AGM की वैकेंसी आई थी। उस टाइम 27 वैकेंसीज थी पूरी टोटल के। इंटरव्यू में जनरल के 42 एस्पिरेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे, उनमें से एक मैं भी थी। अगले साल मैंने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था मास्टर्स के लिए, और बैंक का भी रिजल्ट आ गया था। सो थैंकफुली आई क्लियर्ड इट, और फिर मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया था। मुझे रिग्रेट बिल्कुल नहीं है इस बात का कि बैंक की एक हैंडसम सैलरी को छोड़ के FCI जैसे इंस्टीट्यूशन में आना। आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन एट ऑल। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप किन खास बातों पर ध्यान देने की सलाह देंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी संघर्ष से सफलता तक के नए एपिसोड में। आज कहानी संघर्ष से सफलता तक में हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसी रियल स्टोरी जो स्टीरियोटाइप को तोड़ती है। हमारे साथ हैं रितु दादीज। राजस्थान के चूरू से निकलकर बेंगलुरु की बड़ी यूनिवर्सिटी तक का सफर तय करने वाली, और फिर एक नहीं बल्कि 3 सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने वाली रितु जी, वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल वृंदा मैम, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। एंड सेकेंडली, आज इस प्लेटफॉर्म पे जो भी ऑडियंस हमें देख सुन रही है, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। रितु जी, शुरुआत हम आपकी बेसिक शिक्षा से करते हैं। बेसिक स्कूलिंग आपके कहाँ से हुई है उसके बारे में थोड़ा बताएं, और आपने कभी सोचा था कि आप एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत दूर तक जाएंगी? इसके बारे में बताइए। मेरी बेसिक जो प्राइमरी स्कूलिंग हुई है वो मेरी चूरू से हुई है 10वीं तक। फिर 11वीं 12वीं मैंने झुंझुनू से की है, और उसके बाद मैंने नीट एग्ज़ाम के लिए 2 साल का ड्रॉप लिया। तो 1 साल मैं कोटा में रही हूँ, फिर सीख कर रही हूँ, एंड देन मेरी UG बैंगलोर से हुई है। एंड आप जैसा कि जानना चाहती हैं कि एग्रीकल्चर लेने के बारे में मैंने सोचा था कि नहीं, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे 12वीं तक पता भी नहीं था कि एग्रीकल्चर डिग्री नाम की कोई डिग्री एग्जिस्ट भी करती है। बट जब 2 साल मैंने ड्रॉप किया तो वो एक ऐसा टाइम होता है व्हेन यू रियलाइज कि एक बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। तो बीयर्स से बात करते हुए और थोड़ा रिसर्च करके एक्सप्लोर करके मुझे पता लगा कि ICAR जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है फॉर दिस डिग्री। सो एज अ बैकअप मैंने उस एग्ज़ाम का भी फॉर्म भर दिया था। तो बस मेरे जॉब ईयर्स जो थे उन्हीं के दौरान मुझे पता लगा था इस डिग्री के बारे में, एंड हियर आई एम नाउ। जी, अब जब आप राजस्थान से सीधा बेंगलुरु गई तो आपको अलग संस्कृति भाषा देखने को मिली। आपने कैसे एडजस्ट किया, कैसा अनुभव किया, इस विषय में थोड़ा बताइए। मुश्किल था जब शुरुआत में बेंगलोर में गई, क्योंकि एक कम्प्लीटली अनरिलेटेड कल्चर था, लैंग्वेज थी। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो ऑब्वियसली एक लैंग्वेज सीखने में हुई, क्योंकि जब तक आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखते नहीं हो, वहाँ के लोगों से घुल मिल पाना इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट। तो डिग्री के आई गेस 1 या 2 साल के अंदर अंदर मैंने बेसिक वहाँ की जो लैंग्वेज थी वो सीख ली थी। एंड ब्रोकन लैंग्वेज ही सही, मैं थोड़ा थोड़ा सबसे कॉन्वर्सेशन किया करती थी कन्नड़ा में। तो तब लैंग्वेज की जो मुश्किल थी मुझे उतनी ज़्यादा नहीं आई, शुरुआत में आई थी। और फिर जो क्विजीन का एक चेंज था वो तो हमेशा ही रहा है, पर देन हॉस्टल लाइफ ही सिखा देती है कि आपको कैसे एडजस्ट करना है। तो डिफ़िकल्ट था बट इम्पॉसिबल नहीं था। आई डिडंट गिव अप।
अक्सर छोटे शहरों की में जो बेटियां होती हैं उनकी पढ़ाई के लिए बहुत सारी चुनौतियां उनको फेस करनी पड़ती है। तो आपके सफ़र में भी कभी ऐसा कुछ फेस किया आपने? उसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे बैंगलोर जब जाना था तो उसके पहले एज सच कोई भी वो रेस्ट्रिक्शन नहीं था। मेरे पेरेंट्स आई एम सो ग्रेटफुल कि दे हैड बीन वेरी सपोर्टिव कि मैं कुछ भी करना चाहती हूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। एंड उनका भी ये मानना था कि अगर बाहर जाओगे तो थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो इस मैटर में मुझे कोई एज सच परेशानी हुई नहीं। जो भी परेशानी थी बैंगलोर जाने के बाद मेरी शुरू हुई थी, जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पहले भी। डिग्री के बाद बच्चे अपने भविष्य को लेकर क्लूलेस हो जाते हैं एवं विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं। आपने अपनी डिग्री खत्म होने को से लेकर नौकरी मिलने तक किन चुनौतियों का सामना किया, कृपया हमें बताएं। मेरी जो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी डिग्री ख़त्म हुई तो उसके बाद मेरी लाइफ का एक मेजर टर्न रहा है। जून 2020 में मेरी डिग्री ख़त्म हुई थी ऑनलाइन, क्योंकि मार्च में कोविड लॉकडाउन हो गया था। उसके बाद मतलब उस दौरान मेरा ये था कि मुझे MSc PhD करना है, रिसर्च फील्ड में जाना है मुझे। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स फॉर परस्यूइंग मास्टर्स, बट आई गेस अगस्त के लगभग माई मदर वॉज डिटेक्टेड विद कैंसर। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम मेरे लिए मेरे करियर से बढ़ के एक बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उस दौरान माई मदर नीडेड मी, सो आई वॉज विद हर। फिर अक्टूबर में शी पास्ड अवे एंड उस टाइम वो जो फेज था, इट वॉज लाइक मुझे ऐसा था तब कि आई नीड टू डाइवर्ट माई माइंड। मेरी मम्मी के एक्सपेक्टेशंस थे मुझसे काफ़ी कि मैं कुछ करूं, अपने पैरों पे खड़ी हूं। तो अक्टूबर नवंबर ऐसे ही गुजरा। फिर नवंबर में आई गेस बैंकिंग एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था। मेरी एक कज़िन ने मुझे बताया कि तुम भर दो ये फॉर्म। आई वाज लाइक ठीक है, आई नीड टू डाइवर्ट माई माइंड समहाउ। सो मैंने आई गेस 26 दिसंबर को प्रीलिम्स होना था और मैंने उस टाइम प्रिपरेशन शुरू की थी 10 दिसंबर के आसपास। इंग्लिश और मैथ्स तो चलो ठीक है, बट रीजनिंग वाज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। तो मैं मेरे घर में एक स्टेयर केस में एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था, सो उसे मैंने अपना स्टडी रूम बना लिया था कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मतलब उस फेज में मेरी जो छोटी सी एक दुनिया थी वो उस रूम में ही थी। तो बस मैं पूरे दिन वहीं पढ़ाई करती, वहीं खाना वाना सब वहीं खाती थी। एंड इस दौरान पापा ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो फिर बस 26 दिसंबर को मैं ऐसे ही एग्ज़ाम देने गई कि होगा नहीं होगा, बहुत सारे डाउट्स थे मन में। तो लकीली वो क्लियर हो गया प्रीलिम्स मेरा। मेंस के लिए 1 महीना मिला था मुझे। 1 महीने में मुझे अपना प्रोफेशनल नॉलेज ही ब्रश अप करना था, जो एग्रीकल्चर कोर था जी। सो 1 महीने के दौरान मैंने अपने मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन की। फिर फरवरी में इंटरव्यू था, तो फर्स्ट टाइम था, आई वाज वेरी नर्वस। तो इंटरव्यू में उतने अच्छे मार्क्स आए नहीं थे, तो यहाँ तक मेरी मेहनत थी। पर जब 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आया, 0.34 मार्क्स से मैं रह गई थी, तो वो लक था कि नहीं हुआ। डिसअपॉइंटेड थी मैं, ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ एक ही बार में मिल जाता है। डिसअपॉइंटेड थी, बट फिर ये था कि चलो ठोकर खा के उठना तो है ही। तो फिर मैंने और एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल FCI की AGM की वैकेंसी आई थी उस टाइम। 27 वैकेंसीज थी पूरी टोटल गिन के, जिसमें से 14 जनरल की वैकेंसीज थी और 3 गुना इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने थे। तो बस मेरी जो प्रिपरेशन थी उसी से मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया। रिटन समहाउ क्लियर हो गया एंड
इंटरव्यू में जनरल के 42 एस्पिरेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे, उनमें से एक मैं भी थी. इट्स अ ग्रेट फीलिंग यू नो. ऑल्दो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट एक एक्सपीरियंस होता है कि आप इतने बड़े डेजिग्नेशन के लोगों के सामने आप इंटरव्यू दे रहे हो. मतलब वहाँ पे IAS कैडर के भी इंटरव्यू पैनल में लोग थे. सो इस बात पे मैं खुद पे प्राउड फील करती हूँ कि ऐसा एक इंटरव्यू दिया है मैंने. फिर उसके बाद अगले साल मैंने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था मास्टर्स के लिए, और बैंक का भी रिज़ल्ट आ गया था. सो थैंकफुली आई क्लियर्ड इट, और फिर मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया था. सो मेजर स्ट्रगल बस वो 2-3 साल का जो टाइम फ्रेम था उसमें रहे हैं मेजर स्ट्रगल्स मेरे. आपने जैसे ही नौकरी ज्वाइन की उसके बाद आपको क्या क्या बदलाव कैसे फेस किया आपने, उन परिस्थितियों के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज. नौकरी लगने के बाद ही कुछ स्ट्रगल्स रहे हैं. इस नौकरी लगने के बाद आप अपनी वर्क प्लेस पे आपको अपनी जगह बनाने में टाइम लगता है, आपको चीज़ें सीखने में टाइम लगता है. मैं एक बायोलॉजी बैकग्राउंड की स्टूडेंट रही हूँ हमेशा से, और बैंकिंग इज़ अ टोटली डिफरेंट अरीना. तो वो एक जो सीखने का फेज़ था उसमें बहुत चैलेंजेस आए. फॉर एग्जाम्पल, आप as a loan officer, as an agriculture field officer, your core work is to disburse loans, analyze the loans, appraise the loans. तो उस टाइम ये रहता था कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं. ऊपर से सीनियर्स का प्रेशर होता था, और जहाँ तक मैं इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, मैंने एक बार शायद किसी लोन पे साइन करने से मना भी किया था. तो उस टाइम फिर ये हो गया था कि ये कामचोर है, बिकॉज एक वो होता है स्टीरियोटाइप कि अगर ये मना कर रही है तो यू नो काम नहीं करना चाह रहे होंगे. बट ऐसा नहीं था. एक जो वो टाइम फ्रेम होता है जब आप चीज़ें सीख रहे होते हो, यू आर स्केप्टिकल अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो मेरे लिए वो चीज़ बहुत चैलेंजिंग थी कि मैं अपने सीनियर्स को कैसे कन्विंस करूं कि मेरे पास जेन्युइन रीज़न है कि मैं साइन क्यों नहीं कर रही. तो बैंकिंग में ऐसे चैलेंजेस बहुत आते हैं, बट विथ टाइम ग्रेजुअली मैंने अपनी वो जगह बनाई. मेरे सीनियर्स को मैंने अपने कॉन्फिडेंस में लिया, और एक टाइम ऐसा था जब वो खुद ही मेरी तारीफ करते थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. और उसके बाद जब मेरी ब्रांच में पोस्टिंग हुई तो मेजरली वहाँ के कस्टमर्स से इंटरेक्ट करना, आप उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हो, उस चीज़ को सीखना, इतने सारे प्रेशर को हैंडल करना कि यू नो आप कस्टमर्स को एक तरफ संभाल रहे हो और दूसरी तरफ से जोनल ऑफिस से कॉल्स आ रहे हैं आपके पास, कॉर्पोरेट ऑफिस से कॉल्स आ रहे हैं कि ये टारगेट्स हैं, आपको ये भी करना है वो भी करना है. तो एक जो प्रेशर हैंडलिंग वाली चीज़ थी वो बैंक ने काफ़ी ज़्यादा सिखाई. फिर कॉलेज तक या फिर उसके बाद भी जो थोड़ा सा भी कंफर्ट जोन रहा होगा, तो बैंकिंग ने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पे मजबूर किया. आपने AIEEE PG क्लियर किया, मास्टर्स के लिए एक बेहतरीन विषय जेनेटिक्स मिला, लेकिन आपने उसे छोड़कर इंडियन बैंक ज्वाइन किया. उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? क्या वो फैसला लेना आसान था? ऑनेस्टली जब ऐसे फैसले हम लेते हैं तो वो आसान बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि आपके पास 10 लोगों की राय होती है. मेरे कॉलेज के डीन, मेरे जो कॉलेज के प्रोफेसर्स थे, सबने मुझे बोला कि बैंक में बहुत प्रेशर होता है एंड आप MSc कर लो. बट मैंने फिर कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की. जो स्टूडेंट्स PhD कर रहे थे वो भी सेम एग्ज़ाम दे रहे थे. मैं ये नहीं कह रही कि मैंने जो किया है वो औरों के लिए भी सही होगा, बट मुझे अपने लिए ये चीज़ सही लगी उस टाइम कि मुझे एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए थी. सो या आई ऑप्टेड फॉर दिस जॉब. एंड मेरा हमेशा से ये रहा है कि अगर कोई चॉइस मैं बना रही हूँ अपने लिए, अगर मैं कुछ चूज़ कर रही हूँ अपने लिए, तो आई विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट.
मैं खुद रिस्पॉन्सिबल होंगी उसके लिए, एटलीस्ट मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगी। मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे रिग्रेट बिल्कुल नहीं है इस बात का कि मैंने मास्टर्स को छोड़ के एक जॉब चूज़ की, क्योंकि इट्स नॉट इवन अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स मोर अबाउट यू नो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या सही लग रहा है। इट्स मोर अबाउट अ पर्सन्स पर्सपेक्टिव, इट्स वेरी सब्जेक्टिव थिंग। जी। एक एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में काम करते हुए आपने किसानों के जीवन को करीब से देखा, उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया, इस बारे में बताइए प्लीज। बैंक में मोस्टली जो किसान क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स के लोन्स होते हैं, वो 2.5-3 लाख। तो आप ये सोचिए कि जब इस अमाउंट के लिए कोई लोन ले रहा है तो उसे किस हद तक ज़रूरत होगी, वो किस हालत में होगा इंसान। तो मैं जैसे कुछ रिकवरी विजिट्स पे भी जाया करती थी बैंक में, उस टाइम मैंने उनकी हालत देखी किसानों की। मैं पूरी कोशिश करती थी कि उनकी किसी तरीके से मदद हो जाए, बिकॉज किसानी आसान तो बिल्कुल नहीं है। हम बोल लेते हैं कि यार ये लोग करते क्या हैं, बट क्लाइमेट चेंज के साथ, ग्लोबल वार्मिंग के साथ, इतना जब मौसम चेंज हो रहा है, थिंग्स आर वेरी अनसर्टेन इन एग्रीकल्चर। तो उस एक्सपीरियंस ने मुझे ग्राउंडेड रहना सिखाया है कि कोई भी सिचुएशन हो, यू हैव टू बी कंपैशनेट विद पीपल, यू हैव टू एम्पैथाइज विद पीपल। आप लोगों को समझिए अच्छे से एंड कोशिश कीजिए कि आप अपने लेवल तक उनकी जितनी मदद कर सकते हैं उतनी करिए। तो मैंने भी मेरी पोस्ट के हिसाब से मुझसे जो बन पाया मैंने किया। तो बस मेन वही था कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो आई, मुझे ग्राउंडेड रहना आया। तो बस उस दौरान मैंने ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी थी। क्या बैंक में रिजाइन कर FCI ज्वाइन करने का फैसला आसान था आपके लिए? इसके बारे में बताइएगा। ये मेरा शायद ऐसा दूसरा फैसला था जिसमें बहुत बड़ी डिलेमा थी। बैंक की एक हैंडसम सैलरी को छोड़ के FCI जैसे इंस्टीट्यूशन में आना। ऑफ कोर्स मैंने अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस किया था, मैंने पापा से डिस्कस किया था। तो इवन माई फादर वॉज लाइक कि तुम्हें जो सही लगे वो करो, बिकॉज ही हैड दैट कॉन्फिडेंस इन मी। तो मुझे आगे और तैयारी करनी थी। मेन रीज़न वॉज दैट बैंकिंग अच्छा है, नो डाउट जी, यू गेट ऑल द गुड पर्क्स। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में ही रहना है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, अच्छे प्रमोशंस हैं, बट मुझे कुछ थोड़ा और एक्सप्लोर करना था, मुझे और आगे जाना था। तो थोड़ा और टाइम, सो दैट आई कैन बाय सम टाइम फॉर माई सेल्फ, मैंने FCI ज्वाइन किया। एंड अगेन आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजन एट ऑल, आई डोंट रिग्रेट इट। जी, यह बिल्कुल अच्छा डिसीजन था आपका कि आपने FCI ज्वाइन किया। FCI में टेक्निकल असिस्टेंट हैं आप, और साथ ही आप जनरल स्ट्रीम एग्जाम की भी तैयारी कर रही थी। इस व्यस्तता के बीच आप खुद को कैसे मोटिवेट करती थी? मेरा तो यही था कि अगर मैंने एक चीज़ को छोड़ के, अगर मैं दूसरी चीज़ मैंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन की है कि ताकि मैं और आगे प्रिपेयर कर सकूं, तो मेरे लिए वही मोटिवेशन था मेरा पहला। तो आप जितना बिजी रहते हो उतना आप फालतू चीज़ों से दूर रहते हो जी। और जो डिप्रेशन जैसी चीज़ है, डिप्रेशन, एंजाइटी, दे डोंट इवन टच यू व्हेन यू आर। एग्रीकल्चर में करियर देख रहे छात्रों के लिए आजकल कौन से स्कोप्स और फेलोशिप एग्जाम्स हैं सबसे अच्छे, उसके बारे में बताइए। अगर आप एग्रीकल्चर, कोर एग्रीकल्चर में ही देख रहे हैं तो जैसे अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो इंटीग्रेटेड MSc PhD के लिए आप ऑप्शंस देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा इंस्टीट्यूट एग्जाम कंडक्ट करवाता है, दैट इज़ फॉर इंटीग्रेटेड MSc PhD। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ऑब्वियसली, एंड यू कैन गो फॉर इट। देन अगर आप
आपके पास 11वीं 12वीं में मैथ्स भी रहा है बायोलॉजी के साथ साथ, तो आप IIT जैम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। उसमें यू माइट get to pursue your higher education in IITs, NITs. So वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है if you wanna go in research field। और अगर आप एक जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है बैंक में, हर साल आती हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज आती हैं, यू कैन गो फॉर इट। एंड नबार्ड में आती हैं असिस्टेंट, आई डोंट रिमेम्बर इट प्रॉपरली बट या नबार्ड में काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, वैकेंसीज कम रहती हैं बट इट्स अ गुड पोस्ट, नो डाउट जी, तो आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। फिर FCI की वैकेंसीज आती रहती हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की, AGM की, मैनेजर की, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। और प्लस आई वुड से कि जनरल स्ट्रीम के जो ऑप्शंस हैं वो आप हमेशा अपने साइड में रख के चलिए, बिकॉज यू नेवर नो, इस अनसर्टेनिटी के बीच में आपके पास हमेशा प्लान B होना ही चाहिए जी। तो जनरल स्ट्रीम में भी बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, PO हो गया, क्लर्क हो गया, SEBI, RBI ग्रेड B, और कुछ कुछ जो मिनिस्ट्रीज के अंडर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस आते हैं या फिर PSUs आते हैं, तो उनकी भी वैकेंसीज आती रहती हैं। जैसे पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क वाले हेडक्वार्टर्स में आई थी वैकेंसी कुछ टाइम पहले। एंड बहुत सी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जो आती हैं और चली जाती हैं, तो पता भी नहीं रहता लोगों को उनके बारे में, क्योंकि कम वैकेंसीज होती हैं। तो ऐसी वैकेंसीज का मेन फ़ायदा ये होता है कि बहुत एक कम लोग भरते हैं उस फॉर्म को, तो आप बस थोड़ा अवेयर रहिए चीज़ों के बारे में, अपने पीयर्स से डिस्कस करिए। आजकल तो टेलीग्राम पे इतने चैनल्स आ गए हैं कि आपको एवरी इंफॉर्मेशन इज ऑन योर टिप्स, लाइक जस्ट ऑन अ टैप ऑफ योर फोन यू कैन एक्सेस एवरीथिंग। आपको पता लग जाता है कि क्या क्या वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप थोड़े से अवेयर रहिए, मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स चेक करते रहिए जी। एंड कुछ एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं, आप वो न्यूज़पेपर्स चेक करिए। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, बस आप अपने स्कोप को थोड़ा वाइडन करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से दिखेंगी। दैट्स व्हाट आई वुड से। तो अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानकारी की मिल जाएगी जिनसे एग्ज़ाम फाइट किया जा सकता है और क्लियर किया जा सकता है। और न्यूज़पेपर है और मोबाइल है, इसके थ्रू अपन बहुत सारी एग्ज़ाम्स के बारे में जान सकते हैं। तो मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि एग्ज़ाम और इंटरव्यूज़ क्लियर किए हैं आपने बहुत सारे, तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप किन खास बातों पर ध्यान देने की सलाह देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आप एक इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो आप ये माइंडसेट बना के चलिए कि वो लोग वहाँ आपका नॉलेज चेक करने नहीं बैठे हैं, बिकॉज आप एक रिटन एग्ज़ाम फाइट करके आए हैं, उसे क्लियर करके आए हैं, तो ऑब्वियसली नॉलेज है आप में, इसीलिए आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच जाए। बट जो रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बीच का टाइम होता है, आई वुड से कि उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने में जी। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए, ताकि जो एक घबराहट होती है मन में सामने किसी के सामने बोलने की जी, वो आपकी ना रहे। क्योंकि अगर मैं अपने फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। मुझे उस टाइम कोई ज़्यादा गाइड करने वाला नहीं था, मॉक इंटरव्यूज़ मैंने दिए भी नहीं थे, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी वहाँ जाके। इस वजह से मेरे मार्क्स कम थे इंटरव्यू में। तो ये तो मैं सभी को रेकमेंड करूँगी कि आप मॉक इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए एंड कोशिश करिए कि आपके जो सराउंडिंग्स में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी करंट अफेयर्स हैं, आप उनसे अप टू डेट रहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। आप उन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, देश दुनिया में चल क्या रहा है, यू शुड नो दैट। प्लस एक जो कॉन्फिडेंस होता है आप वो बिल्ड करिए अपने अंदर, कि सामने वाला, आप बस ये सोचिए कि सामने वाला आपसे एक कॉन्वर्सेशन कर रहा है जो आपको बहुत अच्छे से करना है। आप ये मत सोचिए कि आपको कोई एग्ज़ाम हो रहा है,
जब आप ये चीज़ सोच लेते हो ना कि कोई एग्ज़ाम नहीं है, बस एक कॉन्वर्सेशन है जनरली जिसका आपको अच्छे से रिप्लाई करना है या जो भी है डायलॉग करना है एक तरीके से, तो दिमाग से आधी टेंशन चली जाती है। प्लस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव नथिंग टू लूज, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो नौकरी आपको अभी तक मिली नहीं है तो आप उस नौकरी के बारे में टेंशन क्यों ही लेंगे, राइट। तो वो एक चीज़ होती है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी पर्सनालिटी आप बहुत अच्छे से डेवलप करें। एक जो बात करने का तरीका होता है लोगों से, वो अपने अंदर डेवलप कीजिए। मॉक इंटरव्यूज दीजिए। तो ये सब बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। जी मैम, आपसे बहुत सारी जानकारी मिली, हमें बहुत अच्छा लगा। ऋतु जी, जो युवा आज सरकारी नौकरी और करियर की बदलावों को लेकर उलझन में हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई खास संदेश आप देना चाहें? उनके लिए खास संदेश मेरा यही रहेगा कि खुद को जितना हो सके मोटिवेटेड रखिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है एक बार में भी होता है लोगों का एग्जाम क्लियर ही, बट अगर नहीं भी हो रहा है पहली बार में तो मायूस मत कीजिए खुद को। आप 2-3 दिन आपको जितना रोना है रो लीजिए, नो डाउट होता है, मैंने भी बहुत किया है ये। तो आप अपने इमोशंस को बाहर निकालिए, एक ब्रेक लीजिए, घूमने जाइए, फिर अपनी तैयारी एक फ्रेश एंड से स्टार्ट कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप परिवर्तन से ना घबरा के उसे स्वीकार करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे अगर एक तितली की हम बात लें तो बहुत से उसके स्टेजेस होते हैं। एग होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है, एंड देन उसके बाद बटरफ्लाई बनती है। तो उसमें अगर वो चेंजेस नहीं होंगे तो एक खूबसूरत बटरफ्लाई कैसे बनेगी। तो वही चीज़ हम इंसानों पे भी लागू होती है। परिवर्तन से कभी भी मत डरिए। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आपको नौकरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, मत डरिए उस चीज़ से, क्योंकि आप बाहर जाके कुछ सीखेंगे ही, आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर, मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। एंड मैं ऑनेस्टली 10th स्टैंडर्ड के बाद से अपने घर से दूर ही रही हूँ, मैं बाहर ही रही हूँ जी। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो वो उसी की देन है कि मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, मुझे इतना एक्सपोजर मिला है जी। तो चेंज से कभी मत डरिए और मोटिवेटेड रहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट जो भी किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प अगर मेरी तरफ से कुछ हो पाया। जी बिल्कुल मैम। ऋतु जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आपकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी गोल प्राप्त करना बहुत आसान होता है। तो रास्ता अपने आप बन जाता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा आगे का, और आपका गोल आपको ज़रूर मिलेगा। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, उसके लिए थैंक यू। और दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।